हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लर्न बैचलर ऑफ एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम बीएड थर्ड सेमेस्टर का प्रैक्टिकल पार्ट, जिसमें आपकी 18 वीक्स की इंटर्नशिप प्रोग्राम और रिफ्लेक्टिव डायरी है। रिफ्लेक्टिव डायरी कैसे प्रिपेयर करना है उसकी इंफॉर्मेशन मैंने अपने एक वीडियो में दिया है, जिसका लिंक आपको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम यहाँ 18 वीक्स की इंटर्नशिप प्रोग्राम के बारे में बात करते हैं। बीएड थर्ड सेमेस्टर में हमें इस ड्यूरेशन में टोटल 18 लेसन प्लान क्रिएट करने हैं, जिसमें से आपके 10 जो लेसन प्लान्स होंगे वो है आपके क्लासरूम लेसन प्लान होंगे, जिसमें से 5 लेसन प्लान आपके मिडिल स्कूल से होंगे और 5 लेसन आपके हाई स्कूल से बनेंगे। तो टोटल यहाँ पर हमको क्लासरूम लेसन प्लान कितने बनाने हैं? टोटल हमको 10 क्लासरूम लेसन प्लान बनाने हैं। और जो 8 लेसन प्लान है वो नई तालीम के अकॉर्डिंग बनाना है। नई तालीम के अकॉर्डिंग लेसन प्लान हम कैसे बनाएंगे, उसका फॉर्मेट कैसे होगा, इसकी बात हम आने वाले वीडियो में करेंगे। फ़िलहाल अभी तो हम ये जो 10 लेसन प्लान बनाने हैं उसके बारे में बात करते हैं। सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि हम लेसन प्लान किस प्रकार बनाएं, उसमें किन किन वर्ड्स का कौन कौन से टर्म है उनका ध्यान रखा जाए। तो इसके लिए सबसे पहले आपको लेसन प्लान क्या होता है ये जानना ज़रूरी है। उसे बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, उसके बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं। तो लेसन प्लान को अगर हम देखें तो लेसन प्लान क्या होता है? लेसन प्लान इज़ द प्रिपरेशन ऑफ द लेसन इन विच द टीचर प्रीडिटरमाइंस एंड ही हैज़ टू प्रेजेंट द कंटेंट in the class to the students in what sequence with the help of methods and teaching aids and how much time। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि जो लेसन प्लान होता है वो लेसन की एक ऐसा प्रिपरेशन होता है जिसमें टीचर्स क्या करता है, पहले से डिसाइड कर लेता है कि उसे क्लास में कौन से कंटेंट को स्टूडेंट के सामने किस सीक्वेंस में कौन सी टीचिंग मेथड एवं टीचिंग एड्स के माध्यम से या फिर बोल सकते हैं कि सहायता से उसे कितने टाइम में प्रेजेंट करना है। ये हुआ लेसन प्लान। इस लेसन प्लान को बनाने पे हम देखते हैं कि जो हम एक लेसन प्लान बनाएंगे उसके मेन इम्पोर्टेंस कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जिसकी सहायता से हम लेसन प्लान को बना सकते हैं। तो लेसन प्लान के अगर हम बना रहे हैं तो हमको कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। एक टीचर्स को इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो एक सक्सेसफुल लेसन प्लान क्रिएट कर सकता है। तो पहला अगर हम देखें, द टीचर शुड हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर द सब्जेक्ट मैटर। मतलब यहाँ पर आपको जो कंटेंट है, जो सब्जेक्ट मैटर है उसको पढ़ाना है तो उस पर आपका पूर्ण अधिकार होना चाहिए, पूरा कंट्रोल होना चाहिए, उसके बारे में हर चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। सेकंड पर देखते हैं, जो हम कंटेंट लेंगे उसका सीक्वेंस किस प्रकार से हो। सीक्वेंस मतलब ऐसा तो नहीं है अगर हम गति पढ़ाना है, हमको मोशन पढ़ाना है तो हम उसके टाइप्स को पहले बता दें, बाद में हम गति को पढ़ाएं। तो हमको पहले सीक्वेंस देखना पड़ेगा, बेसिक चीज़ें बच्चों के सामने रखना पड़ेगा, प्रीवियस नॉलेज देखना पड़ेगा, उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप आगे चलते हैं। इसके बाद देखिए अगला जो है थर्ड पॉइंट क्या है, द टीचर शुड बी अवेयर ऑफ वेरियस टीचिंग मेथड्स टेक्निक एंड टीचिंग एड्स। एक टीचर्स को जो विभिन्न प्रकार के टीचिंग मेथड्स, कौन सी विधि से पढ़ाया जाए, कौन सी टेक्निक्स यूज़ किया जाए, कौन से टीचिंग एड है उसको यूज़ करना आना चाहिए। हर टॉपिक्स को पढ़ाने के लिए अलग अलग मेथड्स यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। इसके साथ साथ है अगला हमारा जो मेन पॉइंट है वो टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट का मतलब है आपका, हम मान लो हमको क्लास 45 मिनट्स की मिली है तो हमको जो लेसन प्लान बनेगा वो हमको 45 मिनट्स में कंप्लीट करने होंगे। इसके बाद अगला पॉइंट हम अगर देख रहे हैं तो हमको वैसा कंटेंट लेना चाहिए जो स्टूडेंट्स के प्रीवियस नॉलेज पर डिपेंड करता हो। द सब्जेक्ट मैटर टू बी थॉट शुड बी बेस्ड ऑन द प्रीवियस नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट्स। अब हम आगे देखते हैं कि एक लेसन प्लान का फॉर्मेट किस प्रकार से हो सकता है।
तो लेसन प्लान का फॉर्मेट कैसे होगा, इसको फिल कैसे किया जाएगा, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। इसमें जो असेंशियल चीज़ें हैं उसको मैं अभी इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी। तो सबसे पहले अगर हम लेसन प्लान बनाते हैं तो उसे हमको सामने क्या लिखना पड़ेगा, लेसन प्लान नंबर, जो भी नंबर आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड वो लिखिएगा। इसके बाद जिस दिन हम लेसन प्लान पढ़ाएंगे उसका डेट लिखिएगा, क्लास लिखिएगा, कौन सा सब्जेक्ट है, जैसे साइंस सब्जेक्ट है तो आप वहाँ पर विज्ञान लिखिए, सोशल है तो सामाजिक विज्ञान लिखिए, मैथ्स है तो गणित लिखिए। पीरियड्स, कौन सा पीरियड्स आप ले रहे हैं उस स्कूल का, फर्स्ट पीरियड ले रहे हैं, सेकंड पीरियड ले रहे हैं, थर्ड पीरियड ले रहे हैं। इसके बाद आपका है प्रकरण, प्रकरण मीन्स टॉपिक, मतलब एक लेसन के अंतर्गत कितने सारे टॉपिक है, हमको किसी एक टॉपिक पर लेसन प्लान बनाना है तो उस टॉपिक का यहाँ पर आपका नाम आएगा, टाइम। इसके बाद है स्कूल्स, जहाँ पर आप इंटर्नशिप कर रहे हैं उस स्कूल्स का यहाँ पर क्या करना है, नाम लिखना है। ठीक है, फिर अगला देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य। सभी के लाइफ में का कुछ ना कुछ तो उद्देश्य होता ही है, जैसा कि आपके लाइफ का भी उद्देश्य है, तभी आप बीएड कर रहे हैं। आपके लाइफ का उद्देश्य क्या है, एक टीचर बनना होगा। अगर हम जो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं और उस सब्जेक्ट को पढ़ाने का कोई एम नहीं है तो उसे सामने वाला क्यों पढ़ेगा। ठीक है, लेसन प्लान भी तो हम अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए ही बनाते हैं। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव दो प्रकार के हो सकते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं जनरल ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, सामान्य उद्देश्य। तो सामान्य उद्देश्य क्या होता है पहले ये जानिए। जनरल ऑब्जेक्टिव से मतलब हम उस ऑब्जेक्टिव से ले सकते हैं जिसकी प्राप्ति हम एक लेसन प्लान से नहीं कर सकते। इसका एरिया बहुत बड़ा होता है। इस प्रकार के ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए जनरली क्या होता है, बहुत टाइम लगता है। ये टाइम 1 साल का हो सकता है, 2 साल का हो सकता है, 10 साल का हो सकता है, 20 साल का हो सकता है। अगर हम इसको अपनी डेली लाइफ से जोड़ के देखें, उसके एग्जांपल से देखते हैं, जैसा कि मान लो हमको क्या है, टीचर बनना है, तो टीचर बनने हमारा क्या हो सकता है, जनरल ऑब्जेक्टिव हो सकता है। ठीक है, पर क्या हम एक दिन में बन जाएंगे टीचर, इसके लिए हमको क्या है, बहुत टाइम लगेगा। तो टीचर बनने के लिए हमें और क्या चाहिए, किसके माध्यम से हम टीचर बन सकते हैं, तब हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको छोटे छोटे स्पेसिफिक विशिष्ट उद्देश्य बनाने होंगे। तो आगे हम देखते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव वह ऑब्जेक्टिव होता है जिसकी प्राप्ति हम एक निश्चित टाइम में करते हैं। जैसे हमको लेसन प्लान का एक टॉपिक पढ़ाना है, वो हमारा एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हो सकता है, लेकिन पूरे सब्जेक्ट को पढ़ाना हमारा एक जनरल ऑब्जेक्टिव कहलाएगा। जैसा कि हमने जनरल ऑब्जेक्टिव में देखा कि टीचर बनना क्या है, हमारा जनरल ऑब्जेक्टिव हो सकता है, लेकिन उसके लिए हमें छोटे छोटे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव भी बनाने होंगे। तो जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होते हैं उसे कैसे बनाया जाता है, इसके लिए आपको जिस टॉपिक को या जिस कंटेंट को पढ़ाना है उसे हमें अच्छे तरीके से समझना होगा। ठीक है, उस पर पूर्ण अधिकार प्राप्त करना होगा, उसका फुल नॉलेज लेना होगा, और हमें यह भी देखना होगा कि टॉपिक से रिलेटेड हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, कौन कौन से इंफॉर्मेशन स्टूडेंट को मिल सकती है, वे क्या सीख पाएंगे, उनके बिहेवियर में क्या चेंज हो पाएगा। इसके बेस पर हमारा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव बनेगा। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव बनाने हेतु आपको क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग ऑब्जेक्टिव जो डॉक्टर BS ब्लूम के द्वारा दिया गया है थोड़ा समझना होगा। उन्हें ऑब्जेक्टिव को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, उसके आधार पर हमारा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव बनेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में हमें 5 स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव बनाना है, जिसमें से हमारा पहला रहेगा कॉग्निटिव डोमेन के बेस पर रहेगा। ठीक, सेकंड हमारा अफेक्टिव डोमेन के बेस पे रहेगा भावात्मक पक्ष पर, और तीसरा है हमारा क्रियात्मक पक्ष पर। इसमें हम देख रहे हैं तो ये जो कॉग्निटिव ज्ञानात्मक पक्ष के आधार पर हमारे जो 2 ऑब्जेक्टिव बनेंगे वो कैसे बनेंगे, ये यहाँ पर मैंने कुछ टर्म लिखे, इन टर्म को यूज़ करके ही हमको कॉग्निटिव डोमेन के या ज्ञानात्मक पक्ष के ऑब्जेक्टिव को बनाना है। ज्ञानात्मक पक्ष का रिलेशन होता है हमारे हेड से, मतलब ज्ञान से, बुद्धि से।
ठीक है। तो हमको इससे रिलेटेड क्या बनाना है, ऑब्जेक्टिव बनाना है, जिसमें से हमको क्या टर्म यूज़ कर सकते हैं, डिफाइन करना, रिकॉल करना, रिकॉग्नाइजेशन करना, ठीक है, इंफॉर्मेशन देना। जैसे किसी एग्जांपल का हम लेते हैं, जैसे मान लें ऊर्जा का, अगर हमारा टॉपिक एनर्जी है, छात्रों को एनर्जी के बारे में जानकारी देना, ठीक है, तो हमारा कॉग्निटिव डोमेन कैसा होगा, उसमें ज्ञानात्मक पक्ष से कैसे उद्देश्य बनेंगे, छात्रों को ऊर्जा के बारे में जानकारी देना, छात्र ऊर्जा से की परिभाषा को परिभाषित कर सकते हैं, छात्र ऊर्जा का प्रत्यय स्मरण कर सकते हैं। इस प्रकार के हम टॉपिक्स को लेकर अपने सब्जेक्ट से ज्ञानात्मक पक्ष के विशिष्ट उद्देश्य बना सकते हैं। वैसे अगर हम देखें, जो हमारा सेकेंड पोर्शन है अफेक्टिव डोमेन, ठीक है, भावात्मक पक्ष, ये हमारे हार्ट से रिलेटेड होता है, ठीक है, हार्ट से। इसमें हम क्या क्या चीज़ों को दिखा सकते हैं, इसमें हम क्या टर्म ले सकते हैं, एक्सप्लेन करना, एग्जाम्पल देना, ठीक है, विभेद करना, दोनों में अंतर स्पष्ट करना, वर्गीकृत करना। अगर गति है तो मान लें एग्जाम्पल के रूप में हम गति के नियमों की व्याख्या कर सकेंगे। हम लेसन प्लान बनाते हैं तो हमें इन बातों का ध्यान रखना है कि जो हमारा लेसन प्लान है वो फ्यूचर टेंस के हिसाब से बनेगा। मान लीजिए आपको कल क्लास में गति के नियम पढ़ाने हैं, तो उसको आपको एक दिन पहले उस चीज़ की प्रिपरेशन करना पड़ेगा। आपको लेसन प्लान एक दिन पहले बना कर लेके जाना है, मतलब हमको भविष्य में बना कर लेके जाना है, फ्यूचर टेंस के हिसाब से इसको लेसन प्लान क्रिएट करना है। इसके बाद देखिए अगला जो है, जिसमें से साइकोमोटर डोमेन है, क्रियात्मक पक्ष, इसमें आपका सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव बनेंगे। जैसे ये क्रियात्मक पक्ष है, इसका संबंध होता है हैंड से, हाथ से। अब हाथ से सब बात है तो कुछ ना कुछ क्रिया जरूर होगी। तो हम जैसे पहले देख सकते हैं डिमॉन्स्ट्रेट, ठीक है, मतलब प्रदर्शित करना। प्रदर्शन हम बिना छुए तो कर नहीं सकते, तो प्रदर्शन करने के लिए हमें अपने हाथ का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। डेली लाइफ में यूज़ कैसे करेंगे, कुछ ना कुछ हम एक्टिविटी करेंगे। क्रिएट डायग्राम, चित्र अगर खींच रहे हैं तो भी हम हैंड का यूज़ कर रहे हैं, कुछ निष्कर्ष निकाल रहे हैं किसी चीज़ का प्रैक्टिकल कर तो भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारा जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है उसमें हमको 5 ऑब्जेक्टिव्स लिखने हैं, जिसमें हमारे ज्ञानात्मक पक्ष के 2, ठीक है, भावात्मक पक्ष के आपके 2 बनेंगे, और है आपके क्रियात्मक पक्ष के भी 2, क्रियात्मक पक्ष के 1 ऑब्जेक्टिव बनेंगे। तो टोटल हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव कितने बने, टोटल हमारे 5 स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव बने। अब इसके बाद देखिए अगला जो इसका पॉइंट्स आता है वो होता है टीचिंग एड। टीचिंग एड का यूज़ क्यों किया जाता है, टीचिंग एड का यूज़ हम जो हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, शिक्षण अधिगम क्रिया, उसको इफेक्टिव बनाने के लिए कर सकते हैं। या फिर हम बोल सकते हैं कि जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको किसी भी सब्जेक्ट में उसमें इंटरेस्ट पैदा करने के लिए कर सकते हैं। हमारे द्वारा जो दिया गया नॉलेज है उसको स्टेबल करने के लिए भी हम टीचिंग एड का प्रयोग कर सकते हैं। जो भी रिसोर्स हम यूज़ करेंगे वही क्या कहलाते हैं, टीचिंग एड कहलाते हैं। अतः मतलब ऐसा कहा जा सकता है कि जो भी रिसोर्स है, जो टीचर्स उसको अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में यूज़ करता है, वो क्या कहलाएगा, आपका टीचिंग एड कहलाएगा। टीचिंग एड के माध्यम से हम स्टूडेंट्स को क्या कर सकते हैं, एक्टिव कर सकते हैं, उनमें क्रिएटिविटी उत्पन्न कर सकते हैं, उनमें जो स्किल्स है उनको डेवलप कर सकते हैं। हम जो कंटेंट प्रेजेंट करेंगे उसको सरल बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम 2 प्रकार के टीचिंग एड का यूज़ करते हैं। पहला तो आपका ट्रेडिशनल टीचिंग एड, परंपरागत शिक्षण सामग्री। परंपरागत शिक्षण सामग्री के अंतर्गत आपका चॉक, डस्टर, पॉइंटर, रोलर बोर्ड, ये सब चीज़ें आ जाती है। और स्पेसिफिक टीचिंग एड यहाँ पर 3 प्रकार से बताया गया, आप तीनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो। जिसमें ऑडियो एड्स, जिसको हम बच्चों को सुनाकर अपना कंटेंट को प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। दूसरा है विजुअल एड, जिसमें हम ऐसे टीचिंग एड जिसको हम दिखाकर अपना प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। और एक ऐसा ऐड होता है जिसमें हम सुना भी सकते, दिखा भी सकते हैं, वो आपका ऑडियो विजुअल टीचिंग एड्स कहलाता है। तो यहाँ पर स्पेसिफिक टीचिंग एड पे आप जो भी टॉपिक ले रहे हैं उसको दिखाते हुए या प्रदर्शित करते हुए यूज़ करना है। अगर हम टीचिंग एड ले रहे हैं
तो टीचिंग एड के लिए भी कुछ क्राइटेरिया डिसाइड होता है, मतलब हम कुछ भी टीचिंग एड लेकर एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इसके लिए हमें कुछ क्राइटेरिया लेना पड़ता है। जैसे हम जो टीचिंग एड लेंगे वो मीनिंगफुल होनी चाहिए, ठीक है, पर्पसफुल होना चाहिए, रियल होना चाहिए, वर्किंग होना चाहिए। जो स्टूडेंट्स हैं हमारे उसमें वो उस टीचिंग एड के प्रति इंटरेस्ट जगाने वाला होना चाहिए, उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप होना चाहिए, मेंटल एबिलिटी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। साथ ही साथ जो हमारा टीचिंग एड है वो इंफॉर्मेटिव होना चाहिए, क्लास के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ना ज़्यादा छोटा ना ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं टीचिंग मेथड। ये टीचिंग मेथड के माध्यम से ही हम अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को और इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। यह वह प्रोसेस होता है जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, अपने किसी एम को प्राप्त कर सकते हैं, या कहा जाए ये एक प्रकार का मोड होता है। मोड मतलब तरीका अपने एम को प्राप्त करने का, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं तो प्रेजेंट पोजीशन एक स्टूडेंट की टीचिंग अपने क्लास चालू करने से पहले, मतलब प्रेजेंट सिचुएशन, हम जो टीचिंग एड यूज़ करेंगे उसके बाद की सिचुएशन में कितना अंतर आता है, या फिर आप ऐसा कह सकते हो वर्तमान स्थिति से अंतिम स्थिति तक पहुंचने का जो तरीका होता है वही आपका टीचिंग मेथड कहलाते हैं। जो टीचिंग मेथड होता है उसका डायरेक्ट रिलेशन किससे होता है, आपके स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के साथ होता है। इसमें कैसे पर हम बहुत अधिक इम्पोर्टेंस दे सकते हैं, या फिर यहाँ पे हम बोल सकते हैं जो बहुत सारे टीचिंग मेथड्स होते हैं, जैसे लेक्चर मेथड, व्याख्यान विधि, लेक्चर कम, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, लेक्चर व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि। हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग मेथड यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ है आपका डिस्कशन मेथड होता है, ह्यूरिस्टिक मेथड्स होता है, इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड होता है, लेबोरेटरी मेथड होता है। आप अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग कोई भी मेथड चूज़ कर सकते हैं जो बच्चों के लिए कंफर्ट हो और आपके लिए भी कंफर्ट हो, जिसको आप अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सको। इसके बाद देखिए आपका है टीचिंग टेक्निक। जो टीचिंग टेक्निक होती है, हम जो हमारा मेथड होता है, ठीक है, उस मेथड के अंतर्गत बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं। मेथड आपका फुल पोर्शन होता है और टेक्निक उसके छोटे छोटे पोर्शंस होते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं लेक्चर कम डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड हम ले रहे हैं, तो ये हमारा फुल मेथड होगा और इसके अंतर्गत हम छोटे छोटे जो टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं, जैसे आपका आ जाएगा एक्सप्लेनेशन टेक्निक, फिर है आपका इलस्ट्रेशन टेक्निक हो गया, प्रश्नोत्तर टेक्निक हो गया। अगर हम अपना प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो उसमें हम कंटिन्यू तो बोलेंगे नहीं, हम बीच बीच में उदाहरण भी देंगे, बच्चों को लिखने के लिए भी देंगे, उनसे ओरल क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है, उनसे प्रैक्टिस भी करवाएंगे, उनको होमवर्क भी देंगे। ये सब आपके टेक्निक्स कहलाती हैं। इसके बाद देखिए टीचिंग मैक्सिम, ठीक है, शिक्षण सूत्र। तो अगर हमको ये ध्यान रखना है मेथड के अकॉर्डिंग आपका शिक्षण सूत्र टीचिंग मैक्सिम लगता है। जैसे अगर हम बच्चों को सरल से कठिन की ओर लेके जा रहे हैं, इजी टू कॉम्प्लेक्स, ठीक है, तो हम यहाँ पर ये मैक्सिम लेंगे। अगर हम स्टूडेंट्स को नोन टू अननोन मेथड से लेके जा रहे हैं, मतलब जो बच्चे जानते हैं उससे नहीं जानने पर लेके जा रहे हैं, तब ये शिक्षण सूत्र का यूज़ करेंगे। प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष बच्चों को दिखाते हुए उनको हम अप्रत्यक्ष पर इनडायरेक्ट पर लेके जा रहे हैं, तब आप इसका यूज़ करेंगे। इसके अलावा भी बहुत से मैगज़ीन होते हैं, ठीक है, आप इसमें से जो मेथड यूज़ करोगे उसके अकॉर्डिंग आप शिक्षण सूत्र प्रीवियस नॉलेज कर सकता है कि जो हमारे स्टूडेंट हैं उससे पहले से परिचित है या उनको उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है, ठीक। अगला हम देखते हैं इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना। ये इसका एक मेन पार्ट होता है, यहीं से हम बच्चों को न्यू नॉलेज की तरफ ले जा सकते हैं। तो आपका इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या आ जाएगा, जैसे मान लीजिए जिस टॉपिक को हमको पढ़ाना है या हम पढ़ाने जा रहे हैं, उस टॉपिक के बारे में क्या स्टूडेंट के पास पहले से डिफरेंट सोर्स से उनके पास नॉलेज रहता है, और नॉलेज उनके माइंड में रहता तो ज़रूर है, लेकिन सही तरीके से अरेंज नहीं रहता, निश्चित रूप से नहीं रहता। हमको इसी नॉलेज को रिमाइंड कराकर उन्हें रिकॉल कर
उसको क्या करना पड़ता है, व्यवस्थित करना पड़ता है, सीक्वेंस में लाना पड़ता है। यही क्या होता है, इस इंट्रोडक्शन का मेन क्या है, पार्ट होता है या मेन उद्देश्य होता है। प्रीवियस नॉलेज को न्यू नॉलेज के साथ कनेक्ट करना ही हमारे शिक्षण का सिद्धांत है। ये पोर्शन क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। पूरे हमारे जो पीरियड्स होते हैं उसका 1/5 पार्ट होना चाहिए, या बोल सकते हैं 1/5 ऑफ होल पीरियड होना चाहिए। इसमें आपको 4 से 5 या 5 से 5 लगभग क्वेश्चंस रखे होते हैं। इसका काम होता है, हम इंट्रोडक्शन का काम क्यों लेते हैं, ताकि हम छात्रों को मोटिवेट कर सकें। इसके बाद देखिए आपका आता है स्टेटमेंट ऑफ एम, उद्देश्य कथन। इस स्टेप का उद्देश्य क्या होता है, नए टॉपिक को छात्रों को बताना होता है। इसे हम इंट्रोडक्शन के बाद लेते हैं। इसमें हमें क्या करना है, ये स्टेटमेंट में हम देते हैं। इसे हम 1 या 2 मिनट में कंप्लीट करते हैं। इसके बाद हमारा अगला पोर्शन आता है प्रेजेंटेशन का, जो सबसे मेन लेसन प्लान का पार्ट होता है। हमारा प्रस्तुतिकरण किस प्रकार से होगा, हमको इसके अंतर्गत देखेंगे। इसे हम 4 कॉलम्स में बांटते हैं, जिसमें हमारा पहला रहेगा टीचिंग पॉइंट, सेकंड है टीचर्स एक्टिविटी, थर्ड है स्टूडेंट एक्टिविटी, फोर्थ है ब्लैक बोर्ड वर्क। ठीक, अब टीचिंग पॉइंट में क्या लिखा था ये देखिए। टीचिंग पॉइंट में इस कॉलम में हम क्या करते हैं, उन बिंदुओं को, इन पॉइंट्स को लिखते हैं जिसको हमको पढ़ाना है, जिसको हमको अध्ययन करना है। ठीक है, फिर है आपका टीचर्स एक्टिविटी। इस एक्टिविटी में हम क्या लिखेंगे, इसमें जो टीचर्स है, ठीक है, उसको क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, उसकी क्रिया क्या है, इन सब चीज़ों का उल्लेख होता है। साथ ही साथ टीचर्स के द्वारा पूछे गए प्रश्न, चाहे डेवलपमेंट क्वेश्चन हो, चाहे कम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन हो, उसके द्वारा दिए गए निर्देश, उसके द्वारा दिए गए निरीक्षण और पाठ समापन, ये सब चीज़ों को हम किस में लिखते हैं, टीचर्स एक्टिविटी में लिखते हैं। इसके बाद देखिए स्टूडेंट एक्टिविटी। अब स्टूडेंट का क्या काम रहता है, स्टूडेंट का काम रहता है जो टीचर्स बोलेगा उसके ही के अनुरूप उनको कार्य करना है। यहाँ पर स्टूडेंट एक्टिविटी में लिखा जाता है, वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे, देखेंगे, समझेंगे। अगर उसे टीचर बोल रहा है डायग्राम बनाने, तो डायग्राम भी बनाएंगे। मतलब टीचर्स के दिए गए निर्देशों का क्या करेंगे, वो पालन करेंगे। इसके बाद है आपका जो पॉइंट है शाम ब्लैक बोर्ड वर्क। इसमें क्या, किन चीज़ों को लिखा जाता है, जो अध्यापक कार्य करता है, छोटे छोटे पॉइंट्स को लिखते जाता है, वो यहाँ पर लिया जाएगा। अगर क्वेश्चन सॉल्व करा रहा है तो ब्लैक बोर्ड में लिखेगा, डायग्राम बना रहा है तो ब्लैक बोर्ड में लिखेगा, और स्टूडेंट्स के द्वारा जो रिस्पॉन्स आएंगे वो सब ब्लैक बोर्ड में लिखे जाएंगे। यहाँ पर हम प्रेजेंटेशन में इन कुछ बातों का भी ध्यान रखते हैं। जैसे मान लो अगर हमको बच्चों से प्रश्न पूछने हैं तो हमें क्या करना चाहिए, आत्मविश्वास के साथ प्रश्न पूछने चाहिए। जो हमारे क्वेश्चंस रहेंगे वो शॉर्ट रहेंगे, पर्पसफुल क्वेश्चन रहेंगे। हमको पूरी क्लास को लेकर क्वेश्चन करने चाहिए। ठीक है, और बच्चों की कठिनाई के अकॉर्डिंग ही उनको प्रश्न करना चाहिए। हमें पूरी क्लास को देखते हुए क्वेश्चन करना चाहिए। किसी एक भाग या किसी एक बच्चे को देखकर ही क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। ठीक, हर बच्चों से, मतलब बच्चों को भी क्या करना चाहिए, क्वेश्चन पूछने का एक अवसर दिया जाना चाहिए। अगर इसके साथ साथ टीचर्स की और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, बच्चों से अगर उसे आंसर लेने हैं तो हमें किस प्रकार के आंसर लेने चाहिए। बच्चों को सबसे पहले आपको ग्रुप में आंसर नहीं लेने चाहिए, आप जिससे पूछेंगे वही आंसर दिए होने चाहिए। ठीक है, जो आंसर लेंगे वो फुल सेंटेंस में होना चाहिए, उनका जो ग्रामेटिकल पोर्शन है वो करेक्ट होना चाहिए, उस बुकिश लैंग्वेज में आंसर नहीं होनी चाहिए। अगर बच्चे आंसर गलत दे रहे हैं तो उसे स्वीकार नहीं करना चाहिए जब तक हमें सही आंसर ना मिले। तो ये हुआ आपका प्रेजेंटेशन का पार्ट्स। ठीक, अगला हम देखते हैं, फिर क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा, ये हुए लेसन हमने पूरे पढ़ा लिए। फिर है आपका रिकैप्चुलेशंस मतलब पुनरावृत्ति प्रश्न। आपने जितने टॉपिक्स उस लेसन के टीचिंग पॉइंट्स के अंतर्गत पढ़ाए उसको हमको रिपीट करना है। उसके लिए हमें 5 क्वेश्चन यहाँ पे बनाने पड़ते हैं, वही आपके क्या कहलाते हैं, पुनरावृत्ति प्रश्न। हमें ऐसे क्वेश्चन बनाने होते हैं जिससे हमारा पूरा टॉपिक कवर हो। फिर है आपका क्लास वर्क हमको एक्टिविटी वाले क्वेश्चन देने चाहिए।
जिसमें हम रिक्त स्थानों की पूर्ति कर सकते हैं, ट्रू फॉल्स कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर सकते हैं। इस तरह इसके भी क्वेश्चन हमको 5 बनाने होते हैं। फिर अगला हमारा है होमवर्क। होमवर्क हमारा क्या होगा, हमको बच्चों को प्रोजेक्ट बेस पर गृह कार्य या होमवर्क देनी चाहिए जिससे उनमें एक इंटरेस्ट बना रहे। अगर आप उसे लेंदी क्वेश्चन देंगे तो बच्चे उसको यूज़ नहीं बनाएंगे, वो बोर हो जाएंगे। तो हमें होमवर्क देते समय भी कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। ब्लैक बोर्ड पे अगर आप ड्राइंग बना रहे हैं तो ड्राइंग ऐसा बनाएं कि जो पीछे लास्ट तक बच्चे बैठे हैं वो उन्हें क्लियर दिख सके। रंगीन चॉक का यूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो कुछ बातें ऐसी होती है जो हम लेसन प्लान जब बनाते हैं और पढ़ाते हैं उन चीज़ों को हमको ध्यान में रखना चाहिए। जो रिकैप्चुलेशंस होते हैं उसमें हमें उदाहरण के माध्यम से बच्चों को समझाना चाहिए। ठीक है, और उसके साथ साथ हमको उनको प्रैक्टिस के लिए भी कुछ क्वेश्चंस देकर हम उस पार्ट को क्या कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। उनसे फीडबैक लेना चाहिए ताकि हमें यह पता चले कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो बच्चों को क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है। इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।